हेलो बेटा, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज आपका टॉपिक है कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मींस जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, वो उसी पर बेस्ड है कि भाई जैसा भूतकाल होगा ना उसी के अकॉर्डिंग टू द वर्तमान काल होगा, है ना। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को छोड़ कर गए थे वो कैसी इकोनॉमी को छोड़ करके गए थे हमारे पास, और उसके अकॉर्डिंग हमने आज तक कितना डेवलप किया है। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। आइए देखते हैं कुछ फीचर्स। पहला, इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है अ स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी और रुकी हुई इकोनॉमी। मींस इसको कह सकते हैं स्लो ग्रोइंग, जो बहुत धीमे धीमे बढ़ रही हो। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज इकोनॉमी विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें बहुत कम ग्रोथ हो रही हो या बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही हो, वो होती है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, और जो उस वक्त इंडिया की थी। यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं ना ग्रोथ, आज हम लोग बात करते हैं जीडीपी, कि हमारी जीडीपी इतनी है, हमारी अर्थव्यवस्था इतने करोड़ की है। तो उस समय आपकी जीडीपी में पता है ग्रोथ कितनी हो रही थी? ग्रोथ 0.5%। मीन्स अगर आपकी इकोनॉमी 100 रुपए की थी ना, तो एक साल बाद वो 100 रुपए 50 पैसे की हो रही थी। 0.5% और 0.1% मीन्स किसी भी हाल में वो 0.5% से ऊपर तो जा ही नहीं रही थी। तो इस तरह की इकोनॉमी को बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जो बहुत स्लोली ग्रो करती है और बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती। और इसके बारे में बता दें कि बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। जो हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो पुअर थी। पहली चीज स्लो ग्रोइंग और नो ग्रोइंग। एक ऐसी इकोनॉमी जो स्लोली ग्रो हो रही हो और बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रही हो, जिसमें ग्रोथ रेट जो था, ग्रोथ रेट वाज 0.5% टू 0.1%, जिसका ग्रोथ रेट 0.5% तक गया और मिनिमम 0.1% तक। बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज पुअर। हम लोग पॉवर्टी फेस कर रहे थे। पॉवर्टी के कारण क्या हो रहा था? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे रहन सहन का तरीका लो स्टैंडर्ड था, बिल्कुल गिरी हुई क्वालिटी का था। एंड जो एपिडेमिक्स आती थी, एपिडेमिक्स एंड और फेमाइंस कह सकते हैं, है ना, वो तो कंटिन्यूअसली आती रहती थी जैसे उनका घर हो, है ना। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हो गई? जो बिल्कुल स्लो ग्रो करती थी और जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रो कर ही नहीं रही है, जिसमें पॉवर्टी बहुत हो, जिसमें आपका जो कहते हैं कि लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, एपिडेमिक्स और भुखमरी मींस फेमाइंस आती रहती हो, सूखा पड़ता रहता हो। इस तरह की इकोनॉमी छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स हमारे लिए। सेकंड पॉइंट इसमें आता है बैकवर्ड इकोनॉमी, कि बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है? बैकवर्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें उसके पर्सन्स की पर कैपिटा इनकम मींस, पर कैपिटा इनकम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? पर पर्सन इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसी होती थी? लो। उस समय पता मैक्सिमम एनुअल इनकम कितनी होती थी लोगों की? 230 रुपए, 230 रुपीज पर ईयर, है ना। तो
तो बैकवर्ड इकोनॉमी इसलिए कहते थे, पर कैपिटा इनकम, पर के पर्सन इनकम जो थी वो 230 रुपए पर ईयर थी। सोच लो बेटा, 230 रुपए एक साल में जो आदमी कमाएगा वो क्या खाएगा, क्या करेगा। बैकवर्ड इकोनॉमी को कहा जाता था। लैक ऑफ पर कैपिटा इनकम लो होने के कारण हम लोग कह सकते थे लैक ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान तो थे ही नहीं कुछ लोगों के लिए। और उसके बाद अनकंट्रोलेबल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में बात करेंगे अनकंट्रोलेबल पॉवर्टी के साथ कि अनकंट्रोलेबल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों अनकंट्रोल हुआ था, क्यों ज्यादातर लोग बेरोजगार थे उस समय। इसके साथ हम बात करेंगे आपको पॉइंट नंबर 5 के साथ। थर्ड पॉइंट आता है आपका एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस आप किसको कहेंगे? एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस मीन्स जहां पर 72% पॉपुलेशन एंगेज हो एग्रीकल्चर में, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ओनली 50%। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस किसको कहेंगे कि भाई हमारी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो खेती में लगी हुई थी, किसानी में लगी हुई थी, ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। मोस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो थी वो फार्मर थी, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन केवल कितना था? 50%, है ना। तो ये बाकी के 22% लोगों का कंट्रीब्यूशन कहाँ गया? यही कारण था भाई, मेहनत तो पूरी कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ जो क्रॉप का रोटेशन बनाया था, क्रॉपिंग का तरीका बनाया था, उससे हमारी लैंड डिग्रेड हो गई थी, मींस अनफर्टाइल हो रही थी। तो उस मींस उसमें प्रोडक्टिविटी का चांसेस तो थे ही नहीं, तो वो भी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तो भूल ही जाओ। तो 72% पॉपुलेशन एंगेज होने के बाद भी हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो केवल 50% था। तो इसी को कहते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, है ना। और दूसरी चीज जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताई है कि हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग के प्रति ज्यादा जागरूक थे एज कंपेयर टू कॉमर्शियल फार्मिंग। हम फार्मिंग प्रोडक्ट को बेचने की बजाय किसमें लगे हुए थे? उन फार्मिंग प्रोडक्ट्स को खुद के लिए यूटिलाइज करने में। मींस हम ऐसे क्रॉप्स ग्रो करते थे जो हमारा और हमारी परिवार का पेट पालें, ना कि हम उन्हें बेचने के लिए यूज करें। तो इंडियन जो एग्रीकल्चर था वो इसीलिए बैकवर्ड था। पहली बात तो 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज होने के बाद भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो केवल 50% थी। और दूसरी बात जो थी वो ये है कि हमारा जो आउटलुक था वो सब्सिस्टेंस था इन प्लेस ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस कि भाई इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस किसको कहेंगे? बेटा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का मतलब है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज के नाम पे कुछ भी नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ब्रिटिशर्स ने हमें रॉ मटेरियल का वर्ल्ड का नंबर 1 सप्लायर बना दिया था। मींस वो इकोनॉमी कैसी होगी जिसका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनने के लिए दूसरी कंट्री में जाता हो। तो बेटा मींस हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं की थी। वी आर द नंबर 1 सप्लायर ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए जहर के समान था, जिसको हम लोग कह सकते थे स्लो पॉइजन, है ना। तो बेटा हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का मतलब है लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी हमारे पास।
है ना। और दूसरी चीज, हम लोग मशीन्स का प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे थे, यहां तक कि जो सिलाई वाली मशीन होती है ना, जिसको हम लोग शीविंग मशीन कहते हैं, वो भी ब्रिटेन से इंपोर्ट होकर के आती थी इंडिया, है ना। और इंडिया में जो थी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो मैंने बताया था हैंडीक्राफ्ट कहते हैं जिसे, और वो भी ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली धीमे धीमे डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो इंडस्ट्री के नाम पे इंडिया के पास क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स। तो बेटा ब्रिटिशर्स के जाते जाते हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बची कहाँ थी, जो भी थी वो बहुत गिरी हुई कंडीशन में थी। इट मींस हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बैकवर्डनेस में था, बहुत कमजोर था, है ना। और जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती थी ना गुड्स की, वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करके इंडिया आता था, तब हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाते थे। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका अनकंट्रोलेबल पॉवर्टी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉवर्टी अनकंट्रोलेबल हो, क्योंकि उस समय तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी इंडिया की, तो पॉवर्टी अनकंट्रोलेबल कैसे हो गई, ये बात तो सोचने वाली है। अनकंट्रोलेबल पॉवर्टी कैसे हुई बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 72% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी केवल 50% हो रही थी। तो बाकी के जो 22% थे वो एक तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे, मींस वो एम्प्लॉयड भी थे और अनएम्प्लॉयड भी। दूर से देखने में लगता था ये सभी एम्प्लॉयड हैं, ये सभी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड भी उसमें शामिल हुआ करते थे। जैसे बेटा एक फार्म है, एक फील्ड है, उसमें 6 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है कि 6% अगर उसमें काम करेंगे, 6 पर्सन्स अगर उसमें काम करेंगे ना, तो उससे हमें पूरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, हम उस रिसोर्स को फुली यूटिलाइज कर लेंगे। आपने 11th में शायद पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, when more and more variable factors combined with the fixed factors, the marginal product initially rise, but a situation must arise when marginal product starts decline। ये आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मींस एक फील्ड पर अगर 6 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है और उसमें 6 पर्सन्स ही वर्क कर रहे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन उस परिवार में जिसका वो लैंड है उसमें 10 पर्सन्स हैं, 10 मेल पर्सन्स, एंड ऑल आर बिजी इन एग्रीकल्चर विद दैट एग्रीकल्चरल लैंड, और जो 10 के 10 है वो उसी फील्ड पे लगे हुए हैं। इससे क्या होगा बेटा, जो 6 पर्सन है जो लगे हुए हैं, और जो 4 पर्सन जिनकी जरूरत थी, और जो 4 पर्सन हैं उनको आप ढूंढ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो 10 मिलके काम कर रहे हैं। आप ये पता नहीं कर पाओगे कि इसमें से एम्प्लॉयड कौन सा है और अनएम्प्लॉयड कौन सा है। तो इस तरह का तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था उस समय। और दूसरी बात बेटा मैं आपको बता दूं कि दूसरी अनकंट्रोलेबल पॉवर्टी बेटा अनएम्प्लॉयमेंट से ही आती है। अगर सबके पास रोजगार होगा तो रोजगार होगा तो पुअर नहीं होगा, वो अपनी बेसिक जो नीड्स हैं, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको तो वो पूरा कर ही लेगा। जो सेकंड कंडीशन थी वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का खत्म हो जाना, क्योंकि जो 72% के बाद जो बची हुई पॉपुलेशन थी वो उस समय जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में ही इंगेज थी। और धीमे धीमे जब ब्रिटिशर्स के कारण वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब खत्म हो गई तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट हुआ कि जो पर्सन्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थे वो भी धीमे धीमे अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज तो बंद हो गई तो वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। तो एक तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्राउड, और दूसरा वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का क्राउड। मींस मोस्ट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाज पुअर, एंड इंडियन पॉपुलेशन जो है वो पुअर तो थी ही, लेकिन इतनी पुअर थी जिसको हम लोग कह सकते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मींस वर्ल्ड की 50% एब्सोल्यूट पॉवर्टी इंडिया में पाई जा रही थी उस समय। मींस वो लोग अपना रोटी, कपड़ा और मकान तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आते हैं बेटा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, इनके नाम पर हमारे पास केवल वही इंफ्रास्ट्रक्चर था जो ब्रिटिशर्स ने अपनी सहूलियत के लिए बना रखा था। सपोज ब्रिटिशर्स ने, आप ये मान लीजिए, रेलवे लाइन डलवाई थी, है ना,
रेलवेज इंडिया में चलवाई थी। तो जो रेलवेज इंडिया में चलवाई गई थी वो किसके लिए थी? किसके लिए थी? फॉर ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो इंडिया का कॉर्नर टू कॉर्नर हर एक मार्केट कवर करना चाह रहे थे अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर केवल उन्हीं के लिए होता था जहां पर उन्हें सहूलियत की जरूरत होती थी। सपोज जहां पर उनका महल है, जहां पर उनका रेसिडेंस है, वो एरिया तो बाकी बहुत अच्छी थी, लेकिन बाकी इंडिया की कंडीशंस आप अपने बुजुर्गों से, अपने बाबा से, अपनी दादी से अच्छे से पता कर सकते हैं कि बाकी इंडिया में क्या कंडीशन थी उस समय, है ना। अभी इतना समय भी नहीं बीता है, तो गवाह तो होंगे ही, तो आप उससे पता कर लीजिएगा कि क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या यहाँ बिल्डिंग्स हुआ करती थी, कैसी बिल्डिंग्स थी, कैसे क्या ब्रिजेस थे कि नहीं थे, हम लोग नदी कैसे पार किया करते थे। ये सारी चीजें तो आपने घर पे पता कर सकते हो अपने जो भी बुजुर्ग हो, बड़े हो, उनसे। उसके बाद बेटा बात करते हैं, वी आर हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हम लोग इम्पोर्ट पे बहुत डिपेंड थे, है ना। जो भी हो ब्रिटेन से मंगा लो, जिसकी भी जरूरत हो यहाँ से मंगा लो, वहां से मंगा लो। यहाँ तक कि बेटा जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था ना, तो अमेरिका ने हमें इसी बात पर दबाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद कर दीजिए, अदरवाइज आई विल स्टॉप योर सप्लाई ऑफ नेसेसरी आइटम्स, नेसेसरी गुड्स। मीन्स हम लोग इस हद तक डिपेंड थे उस बाहर की दुनिया पर कि हर एक चीज इंपोर्ट करने में लगे हुए थे। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं रखा था, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इसको कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया लूट ली थी। मीन्स जो हम लोग सेल्फ रिलायंट थे, प्रॉस्पेरस थे, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। मीन्स हम लोग हर चीज जो है बाहर से इंपोर्ट करते थे, यहाँ तक कि जो नेसेसरी आइटम्स, फूड ग्रेन्स, कैरोसिन ऑयल्स, मेडिसिन, ये सारी चीजें हम लोग बाहर के देशों पर डिपेंड थे कि कोई हमें इंपोर्ट कर दे तो हम अपने परिवार का पेट पाल लें, इस जरूरत को पूरा कर लें। मीन्स वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, है ना। उसके बाद अगला आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। शहरीकरण बहुत कम था, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि 72% पॉपुलेशन जो थी ब्रिटिशर्स के जाते जाते एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी। और जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे वो शहर में रहने तो आएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपना एग्रीकल्चर करना है, अपनी फार्मिंग करनी है गाँव में। तो बेटा तो 72% पॉपुलेशन जब गांव में ही होगी तो शहर में अर्बन पॉपुलेशन कितनी होगी? बिल्कुल नाम मात्र की हुआ करती थी। तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन। और 9th पॉइंट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? यह आपने क्लास 11th में पढ़ा है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर वर्क करते हैं। मीन्स mixed economy is the economy which is owned, controlled and managed by government and private entrepreneurs both. Means mixed economy वो इकोनॉमी है जो ओन की जाती है, कंट्रोल की जाती है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा, दोनों मीन्स दोनों के द्वारा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी, है ना। और आपको तो पता ही है कि उस समय गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटिश की। तो हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारी सभी इकोनॉमिक पॉलिसीज किसके अकॉर्डिंग चला करती थी? ब्रिटिशर्स के। जैसा वो चलाते थे हम चल देते थे। तो समझ जाइए हमारी इकोनॉमी कैसी रही होगी। पॉइंट नंबर 10, हमारी इकोनॉमी जो थी वो कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल इकोनॉमी मीन्स वी आर अंडर द रूल, एक दबा हुआ, एक कुचला हुआ वर्ग जो ब्रिटिशर्स के अत्याचार से पीड़ित था, है ना। तो ये तो हमारे फीचर्स थे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के, है ना। जो आज बेटा मैंने आपको जो बताया है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ, इसके आगे के पोर्शन के साथ। एंड बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।